ये भी इरादा है कि कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुझसे पहले जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक़ है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग, हवाओं का रुख चेंज। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आर्मी चीफ साहब, फॉर्म 47 की हुकूमत को हम पर क्यों मुसल्लत किया? शहबाज शरीफ, सुन लो, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के हक में बोल पड़े, PTI के साथ मिलकर जद्दोजहद करूंगा। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। और ये भी इरादा है कि कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुझसे पहले जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक़ है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। मसला यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ बरसगीर के मुसलमानों की तायीद से हासिल किया, उनकी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार। लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी, ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए, बड़ी मुश्किल के साथ, अवाम की जद्दोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ, इलेक्शन हो गए सन 1970 में।
जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं, लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आज़म ने जो कौम को मोटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहां रहा? कायदे आज़म का पाकिस्तान कहां है आज? शायद तारीख उसके हकायक से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हम सफर रहे हैं, हम उनके उस जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपने ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने पूछा कि आप क़यामत की अलामात के बारे में बताएं, तो आपने पहली बात की अंतलिदल अमत रब्बतहा, कि माएँ अपने लिए मालिकाएं जलेंगी, यानी बेटियां मालिक बन जाएंगी और माँ को नौकर और घर के मजदूर की तरह देखेंगी।
इस मिसाल से आप खुद समझ लें कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आपकी पूरी जमात गवाह है। हमने एक इजलास में एक कानून साजी पे बात की, उसके लिए कमेटी बनी, वज़ीर कानून के निगरानी में मियां शहबाज शरीफ साहब निगरानी कर रहे थे ऊपर से। हमारा इत्तेफाक हुआ, दीनी मदारिस, उनके विफाक, हुकूमत के दरमियान उस मसौदे पर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक राय के बावजूद असेंबली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाजत नहीं। करते करते बिल आखिर असेंबली में आया वो, और आया तो ख्वांदगी के दौरान रोक दिया गया और पास नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट हैं, हमने इस पर इत्तेफाक राय किया, असेंबली तक में ले आए, पेश हो गया, पहली ख्वांदगी हो गई और बिल आखिर उसको ड्रॉप करना पड़ा। इतना जरूर हमें पता चल गया, और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया। बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का, वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं, IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का, करोड़, 1 अरब 1.5 अरब का होता है। लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी, अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तज्जिया कर ले, अपना भी तज्जिया कर ले। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम अवश्य बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया।
अगर कोई खिलाफ इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक मुंसदी की, एक। नाज़रीन, आपने मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर की उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी और इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए वो सब मुतनाज़ा इलेक्शन थे, मगर इस इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है, मार्शल लॉ किसी भी मसले का हल नहीं। जितनी भी कमज़ोर जमहूरियत हो वो मार्शल लॉ से बेहतर है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना था कि जितने भी सियासी कैदी बनाए गए ये मेरे ख्याल में नाजायज़ है और गलत है। आज अगर आपकी हुकूमत है, आपके पास इक़्तिदार है, तो ये आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। इक़्तिदार तो बदलता रहता है, क्योंकि आज अगर आपके पास हुकूमत है कल को इमरान खान के पास भी आ सकती है। तो इमरान खान ने भी अपने दौर में सियासी इंतकाम का निशाना लोगों को बनाया है, मगर अगर इमरान खान ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं। नाज़रीन, जैसा कि आपको ये भी पता है, बच्चे बच्चे को बल्कि पता है कि तरीके इंसाफ को 18 फरवरी को वोट मिला। इस जमात के पास नाज़रीन बल्ला भी नहीं था, इंतखाबी निशान नहीं था, उसके बावजूद भी आवाम ने घरों से निकल कर अब PTI और इमरान खान को वोट दिया। तो मगर उस वोट का एहतराम नहीं किया गया। असल में तो इनके ऊपर गद्दारी का और पर्चा होना चाहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया या पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। ना ज़ाहिर बात है, किसी का इलेक्शन को चोरी करना ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है और ये किसी जमात को भी नहीं करनी चाहिए और किसी जमात को ये भी हक नहीं है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बातें करे या इदारों के ख़िलाफ़ जो है हर्जा सलाई करे। नाज़रीन, इदारे पाकिस्तान कौम का असासा है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसने भारत को एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है जो भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन, इदारों को भी चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करें और इदारे जो होते हैं वो अपनी हदूद में रहें, अपने कानून के अंदर रह रहे हैं, तो वो उनकी इज़्ज़त भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो इमरान खान खुद कहता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मुझसे भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? हाँ, 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए और जो बेगुनाह हैं उनको रिहा करना चाहिए। और आपको ये पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद या 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही। उसकी वजह यह है कि अदालतों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और अब जो जजेस बैठे हुए हैं बस वो एक अपना नौकरी की खातिर बैठे हुए हैं, मगर वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। और जजों से भी गलती हुई, इसके ज़िम्मेदार जज भी हैं, इसके ज़िम्मेदार सियासतदान भी हैं और इदारे भी हैं, क्योंकि जजों ने भी काफ़ी मुतनाज़ा फ़ैसले दिए हैं। जैसे नवाज शरीफ वाला उन्होंने फ़ैसला दिया, ये सब गलत है। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जमहूर और आइन की हुकूमत होनी चाहिए और जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट दे उसको 5 साल हुकूमत करने देना चाहिए। बाद में 5 साल बाद आवाम डिसाइड करेगी कि हमने किसको वोट देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।